हेलो। आपको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग। ओके, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एक क्लास हुआ था, आई थिंक मॉड्यूल 8 का। आप लोग ये आशा करके फॉलो कीजिएगा मॉड्यूल 8 के लिए, क्योंकि वो सब मॉड्यूल वाइज उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और कैर मोड में जो फर्स्ट ये जो कि अभी चल रहा है वो बेसिक्स है, और आई थिंक ये आपके मॉडल से रिलेटेड नहीं है। अभी ये आपके सब मॉडल में ये फर्स्ट नहीं है। कैर मोड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको मॉडल से रिलेट नहीं है। सो हमने यहाँ तक आपको बताया था वर्क, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट थी मैकेनिक्स ऑफ लाइट है, ये जो कि आपको नहीं पढ़नी होती है मैकेनिक्स ऑफ लाइट। यहाँ पे हमें तो ये जो कि वर्क, पावर, एनर्जी एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग कराता है, जो कि हमारे मॉडल से रिलेट नहीं है, बट फिर भी आपको समझने के लिए मैकेनिक्स ऑफ लाइट को ये थोड़ा बहुत आपको रिलेट कराता है। जो हमने आपको पढ़ा दिया बहुत बेसिक्स था, जो कि 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स वगैरह, फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल मोशन के बारे में। वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। सो मैंने ये कवर करा दिया था आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट थी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई वस्तु क्या होती है, जब गति करती है और उसकी कोई मास होती है, सो अगर अगर कोलिजन होता है तो इसमें ये कहता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन दो तरह से हो सकते हैं आपके, दो या तीन तरह से। एक वैसे हमें वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको ये बस सिंपल से बता देते हैं कि मान लीजिए एक मास है m, और इसकी वेलोसिटी v है, और ये अगर और इसका मोमेंटम क्या हो गया एम बी पी। अगर ये ब्रेक हो गया, कहते हैं ये एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब कि इसका मोमेंटम है p, इसकी मोमेंटम है v वेलोसिटी से, ये फॉरवर्ड वेलोसिटी में है। और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो कहा जाता है कि मोमेंटम इसका कंजर्व होता है। तो अगर मान लीजिए अगर ये ब्रेक किया तो दो पार्टिकल टू में ब्रेक हुआ, m1 m2 में, दोनों की वेलोसिटी भी अलग होगी, क्योंकि मास अलग है, डिफरेंट होगी, तो वेलोसिटी भी डिफरेंट। तो ये कहता है कि आपका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। आपका जो एम वी होता है इज इक्वल टू हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका मोमेंटम एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है पॉइंट है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। सो ये लाइन थी आपके लास्ट में, ये वाली लाइन एक जो हाईलाइट करी गई है, द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ओके, इसलिए इसे कहा गया द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, और कंजर्व तभी होगा जब क्या होता है, एक तरह से इलास्टिक होता है, एक तरह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है कभी कभी। और कोलिजन्स आपने पढ़े होंगे, दो तीन तीन तरह के कोलिजन पढ़े होंगे, एक इलास्टिक, एक इलास्टिक थी, इलास्टिक, एक नॉन इलास्टिक, आई थिंक इलास्टिक ही थी, एक पार्शियल इलास्टिक। आपने 3 पढ़ा होगा, बट इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। फ्लूइड प्रेशर के बारे में हम आपको बताते हैं ये क्या है। फ्लूइड फ्लूइड में दो चीज़ आती हैं, थिंग्स हैं फ्लूइड में। एक आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया, एक हो गया आपका गैस। वह फ्लूइड मीन्स होता है तरल जो फ्लो करता है, और जिसकी शेप और इसका जो शेप होता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाता है, बट इसका शेप क्या होता है,
चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आप जिस उसे वेसल में रखते हैं। तो ये फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड दो तरह से होते हैं, एक लिक्विड हो सकता है, एक गैस हो सकता है। और फ्लूइड प्रेशर से क्या रिलेट करते हैं हम? फ्लूइड मतलब कि इन लिक्विड में या फिर गैस के अंदर या फिर उसके द्वारा जो प्रेशर इम्पैक्ट होता है उसको ये फ्लूइड प्रेशर में डिफाइन कर रहा है। एंड कह रहा है कि ये जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन इसकी क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। एयर भी हो सकता है। हाँ, आप एयर कह रहे हैं तो वो गैस में ही सारा कुछ रिलेट होता है, वो एयर गैस से डिफरेंट नहीं है। वो फ्लूइड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो गैस में आ जाता है एयर भी। एंड आपका लिक्विड भी आ जाता है, लिक्विड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके। तो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर की हम आपके थोड़े से इक्वेशंस बता देते हैं। प्रेशर इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इससे प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स हैज़ प्रेशर का यहाँ पे बोला है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होती है बट इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, एक तरह से इसका वेक्टर डायरेक्शन नहीं होता है कि बस एक डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं होता है। इसकी ये सारे डायरेक्शन में सेम इफेक्ट करता है। सो इसका हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक नॉन वेक्टर या फिर हम कहें इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये सारा बेसिक्स है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट में हम बता देते हैं, ड्यू टू प्रेशर द डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज राइट एंगल टू सरफेस प्रेशर एक्सपोज्ड। हाँ, यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, प्रेशर की यूनिट। हमने बताया कि प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपकी प्रेशर की यूनिट अगर फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्स की यूनिट लिखेंगे न्यूटन, एरिया की यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। या फिर इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। पास्कल इसलिए कहते हैं क्योंकि पास्कल ने प्रेशर की खोज करी, प्रेशर के बारे में उसने डिफाइन किया, इसलिए हम इसे पास्कल में डिफाइन करते हैं। पीए शॉर्ट फॉर्म पीए होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं, 1 पास्कल अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये आपको एक तरह से डिफाइन किया है। और मिली बार में भी डिफाइन किया है। कह रहा है कि अगर क्या हो जाता है, विच इज अ बार बीइंग 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार कह रहा है कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स आप कह सकते हैं बार और पास्कल में एक रिलेशन ही है, एक बता रहा है यहाँ पे। इतना है। एंड आप समझ सकते होंगे कि ये तो 1 एटीएम के लगभग बराबर ही आ रहा है, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू इतना ही होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पास्कल, या फिर जिसे हम पास्कल कहते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल कह सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो 1 एटीएम के इक्वल टू आ रहा है। तो इसमें लिखा है ये पॉइंट कि जो बार होता है ना, 1 बार, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अप्रोक्स सेम होता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, वेरी क्लोज टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए 1 बार इज वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। एट सी लेवल के अकॉर्डिंग सी लेवल पे ये 1 बार एट 1 एटीएम के इज इक्वल टू ही होता है। सो इसलिए इसने बताया कि 1 बार क्या हुआ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के बराबर होता है। ओके, आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? ये सारी पढ़ी हुई है आपको, आपने 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, ओके। देन डेंसिटी के बारे में हम आपको डिफाइन थोड़ा सा कर देते हैं। आपने इसको भी पढ़ा है, सारी चीज़ें। जो फर्स्ट चैप्टर है ये उतनी ओनली बेसिक्स चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर से आपका एरोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है और एटमॉस्फेरिक डिफरेंस स्टार्ट होगा, प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या है। डेंसिटी हमने बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी होती है मैटर की, उसी को हम डेंसिटी में डिफाइन करते हैं। ओके,
इसलिए का डेंसिटी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। वन वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी है मैटर्स की, वही एक डेंसिटी होती है, वही डिफाइन होती है। तो डेंसिटी के आपको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। कह रहा है डेंसिटी को हम ग्रीक लेटर ये रो से डिफाइन करते हैं, ऐसे वाले से रो से डिफाइन करते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू आपका ये डेंसिटी हो गया। रो क्या है, डेंसिटी को डिफाइन करता है, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी की यूनिट निकालनी है, तो मास की वैल्यू यूनिट आप लिख देंगे कि केजी, एंड वॉल्यूम की यूनिट आप लिख देंगे मीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी की यूनिट आ जाती है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, इस तरह से आप डेंसिटी की निकाल सकते हैं। अब पूछा जाता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो इसको हम आपको बता देते हैं। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ये वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि यहाँ दे भी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर कन्वेनियंटली 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो जो कि ये कह रहा है ये सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई, जो कि ये बहुत हाई प्रेशर में है। डेंसिटी मैटर पे डिपेंड करती है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वन यूनिट वॉल्यूम में। अगर मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो वन यूनिट वॉल्यूम में, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। आप एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, और इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा वन यूनिट वॉल्यूम में, वन वॉल्यूम में, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज रहेगी। हम कहेंगे डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। अगर मैटर की या फिर क्वांटिटी कम है मैटर की, तो हम कहेंगे वन वॉल्यूम में, तो हम कहेंगे कि हाँ डेंसिटी फिर कम है इसकी। It's very simple to understand. नेक्स्ट है आपका प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन इन स्टेशनरी फ्लूइड। द प्रेशर इन स्टेशनरी फ्लूइड इंक्रीज विद डेप्थ। या आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, सी समुद्र में, या फिर किसी भी आप डेप्थ कुछ गहराइयों में जाते हैं, और अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, या तो क्या होता है, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, अभी प्रेशर इंक्रीज होता है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ये एक प्रेशर वेरिएशन है, डेंसिटी और डेप्थ, प्रेशर की वेरिएशन है डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बताया द वेरिएशन इज रेदर कॉम्प्लिकेटेड इन एयर बिकॉज द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। दिस वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स एंड इन नेक्स्ट चैप्टर इज द चेंजेस ऑफ वेरिएशंस। ये सारे कह रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये प्रेशर वेरिएशंस को। तो एविएशन में क्या इसका रिलेट है, तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होता है, आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है एंड प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब कि ये है एक तरह से कि हाइट और प्रेशर वेरिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन को हमें, ये तीनों को हमें देख के समझना है। यहाँ बोला है प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड हाइट, इनका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें इन सारे वेरिएशंस को समझेंगे। यहाँ पे आपको ये एक आपके न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है डेंसिटी प्रेशर की, अगर गहराई डेप्थ के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जो प्रेशर होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज टू द चेंज इन डेप्थ। ओके, सो हम निकाल सकते हैं प्रेशर जो भी है डेप्थ में, तो डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा, एंड आपका डेप्थ कितना डेप्थ है, इसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ के अंदर गहराई में, जितनी गहराई में आपको प्रेशर निकालनी हो, इस आप न्यूमेरिकल जो भी फार्मूला है आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन आपको दिया हुआ है। ओके, so you might wonder why we should be interested valuation. कह रहा है कि इजिस्ट वे होता है प्रेशर को मेजर करने का यू ट्यूब मीटर, जो कि कह रहा है कि यहाँ पे लास्ट में आपका दिया हुआ है कि सिंपल सा हम एक शेप्ड यू शेप्ड का एक कंटेनर है, जिसके वजह से हम प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं। कह रहा है
एंड मतलब प्रेशर को मेजर करने का ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यू ट्यूब मैनोमीटर है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको भी स्टडी करेंगे कि मैनोमीटर कैसे वर्क करता है। ये यू शेप का होता है ऐसा कुछ मैनोमीटर, तो इसके बारे में फर्दर भी हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो आपकी ये जो क्या थी, डेंसिटी इनटू स्मॉल जी ग्रेविटी इनटू आपकी हाइट। मैं इसको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर की तो आपने एक और डेफिनेशन आपने बताया, क्या बताया, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम प्रेशर को ये फार्मूला जो है ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। और जबकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अर्थ के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन काम करेगी, जो भी फ्लूइड है लिक्विड है उसको एक्सेलरेट कराएगा ग्रेविटी। तो एम ए ना लिख करके एक जगह पे हम स्मॉल जी कर लेंगे, जो कि ये भी एक एक्सेलरेशन ही है। और ए जो है एम ए हो जाएगा एंड ए। तो देखिए अब एम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने आपको बताया, इसको हम चेंज करके बता रहे हैं कैसे ये चेंज हो जाएगा इस फार्मूले में। एम हमने बताया था डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम के जगह पे हम रो इंटू वी लिख सकते हैं। ओके, एम की जगह पे रो इंटू वी। तो मैं थोड़ा इसको कट कर देता हूँ एंड एम की जगह पे हम लिख देते हैं रो इंटू वी इंटू जो आपका स्मॉल जी। अब आप पूछेंगे सर एच कैसे आएगा, तो एच इसलिए आएगा, आप थोड़ा सा यूनिट आपको समझना होगा कि देखिए ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और जो ये होता है ना वॉल्यूम कैसे आता है, एरिया जो है, एरिया में हाइट की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया रो जी एंड एच। ये आपका डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो गया। ओके, सो आप ऐसे दोनों फार्मूले को रिलेट करके ये जो फार्मूला यहाँ पे बता रहा है डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर निकालने का, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको ये सब नहीं समझना है। बट मैंने आपके नॉलेज के लिए हमने आपको ये बता दिया। ओके, नेक्स्ट जो है बिहेवियर ऑफ गैस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट वी नीड टू नो इज कॉल्ड द गैस लॉ विच कैन रिटेन एज। तो यहाँ पे टेम्परेचर कह रहा है कि वे द pressure is P is pressure, rho is density, a temperature T temperature measure relative absolute to 0 Kelvin and R constant called gas constant। यहाँ पे एक गैस का जो वेरिएशन है या फिर जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं कैसे है। आपने पढ़ा होगा ये भी क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। ओके, भाई ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो यहाँ पे गिवन है। आर आप जानते हैं ये गैस कांस्टेंट होता है, एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल, वो यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी क्या होगा आपका वॉल्यूम हो गया, पी प्रेशर हो गया, और टी आपका केल्विन में टेम्परेचर होता है। ओके, सो ये है एंड नथिंग इज हियर इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज कंप्रेशन। हाँ, यहाँ पे एक लाइन कह रहा है कि अगर हम कंप्रेस करते हैं गैस को, तो हमको पता है कि गैस हो या फिर लिक्विड हो, अगर लिक्विड को हम कंप्रेस करेंगे तो मान लीजिए इसमें 2-3 मॉलिक्यूल हैं और हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल या 4 जो मॉलिक्यूल हैं वो उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, कम होगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी तो वॉल्यूम कम होगी, और कम वॉल्यूम में क्या है, मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगी, आपका डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर कम वॉल्यूम में ज़्यादा है। ओके, सो ये वाली लाइनें बोल रहे हैं, तो आप गैस को भी कंप्रेस करेंगे तब भी यही होगा, आपकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। एंड अगर आप फ्लूइड को या फिर लिक्विड को आप कंप्रेस करते हैं फिर भी आपकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें बस यही टॉपिक्स बताए गए हैं। आपको समझ में आ रही है, ये सारी पढ़ी लिखी हैं, आप लोग 12th में पढ़ी होगा।
एक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया है जो कि यहाँ पे है। टेम्परेचर विल स्टे कांस्टेंट एंड द प्रेशर चेंज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज डेंसिटी चेंज, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। कह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या रखते हैं हम कांस्टेंट रखते हैं, ओके। एंड हमारा क्या चेंज होता है, प्रेशर वेरिएशन होता है किसके अकॉर्डिंग, आपके डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये एक आइसोथर्मल कह रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो ये एक आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर अपॉन रो इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के इंक्लूड आता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है बस, नथिंग इज हियर। एंड इट इन्वॉल्व हीट ट्रांसफर फ्रॉम द गैस टू इट्स सराउंड। हाँ, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है सराउंड को। बस एडियाबैटिक में क्या होता है कि आपका जो हीट होता है ना वो ट्रांसफर नहीं होता है, ओके। अब एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल में आप डिफरेंस समझते होंगे। जैसे कि एडियाबैटिक में क्या है, आपका थर्मस फ्लास्क है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस पे है। उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें जो हीट रहता है वो अंदर ही रहता है। तो वहाँ पे हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रही है सराउंड को, तो वो एक तरह से वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। एंड यहाँ क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है सराउंड को। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। नेक्स्ट आपका क्या है, बस आपको बेसिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल में नहीं आने वाले हैं, आपको नॉलेज रखने हैं। देखिए इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, आई थिंक एडियाबैटिक प्रोसेस को भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हम वर्क करते हैं ना वो स्लो में करते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे वेरी स्लो, यहाँ पे वर्क प्रोसेस होता है, कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ द कंप्रेशन इज़ वेरी स्लो एंड गैस इज कंटेंट पुअर इंसुलेटेड वेसल, मतलब कि वेसल जो इंसुलेटेड ना हो, मतलब कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सके सराउंड को। मान लीजिए कोई ये वेसल है, इसको रैपिडली नहीं, वेरी स्लो इसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और हीट ट्रांसफ़र हो सके सराउंड को। तो ये कह रहा है ये किस में आता है, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में आता है, इसे आइसोथर्मल कहते हैं, ओके। हीट ट्रांसफ़र हो सकती है सराउंड को, हीट आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ओके। ये आइसोथर्मल में आता है। और जो ये कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन का जो होता है ना, वो क्या होता है, जो आपका कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन होता है ना वो स्लो मोशन, मतलब स्लो में होता है, वो आपका फॉरवर्ड एक्शन नहीं किया जाता है, ओके। तो ये टॉपिक्स आपके एडियाबैटिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमने कहा नहीं, वो आइसोथर्मल का हमने स्टडी किया, अभी क्या है एडियाबैटिक का है। एडियाबैटिक का देख लेते हैं। एडियाबैटिक में क्या होता है, ये जो फ्लास्क या फिर जो वेसल होता है ना, ये इंसुलेटेड होता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है इनर से आउटर सराउंड में। सराउंड जो भी ये सराउंड है इधर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ओके, क्योंकि ये इंसुलेटेड वेसल होता है। जैसे हमने बताया थर्मस फ्लास्क का आपको एग्जाम्पल बताया वो है। एंड इसमें जो कंप्रेशन होता है ना, जो पिस्टन का मूवमेंट होता है ना, वो फास्ट होता है, एक तरह से रैपिड कंप्रेशन होता है यहाँ पे। रैपिड देखिए कंप्रेशन क्या है, वेरी रैपिड। देन द चेंज इज सेड टू बी एडियाबैटिक। देन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो चेंजेस हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, इसे हम कहते हैं कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, पी जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है रो पर, रो पे पावर क्या है गामा, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जो गामा है वो स्पेसिफिक हिट कांस्टेंट होती है। तो वो दो तरह से हो सकती है, गामा भी या फिर गामा पी भी हो सकती है, दो के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट मिल सकती है। स्पेसिफिक हिट कांस्टेंट दो होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमूव कर लूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे जो गामा जो कांस्टेंट से क्या है, स्पेसिफिक हिट है, बट कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हिट है, ओके। सो आपको इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बेसिक्स हैं आपने पढ़ी है। एंड वेक्टर लॉ, आपने लॉ पढ़ा होगा
ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। और वेक्टर डिसोसिएशन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि फोर्स डिसोसिएशन। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और अगर ये पे है ऐसा, इसकी एमजी अगर नीचे की तरफ काम कर रही है, सो इस वेक्टर को अगर हमें डिसोसिएट करना है तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे दो हम वेक्टर को डिसोसिएट करेंगे। ओके, सो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा एंगल क्या होगा, थीटा हुआ। तो ये हो जाता है आपका ये बेस, तो बेस की वजह से कंपोनेंट हो जाता है एम जी कॉस थीटा, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर। तो सो ये परपेंडिकुलर की वजह से ये हो जाता है आपका एम जी साइन थीटा। बट आपको इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको कैल बोर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि इसको आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेसिक, आपके जो सब मॉड्यूल में जो टॉपिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ओके, आप यासा फॉलो करेंगे, यासा इज़ द बेस्ट। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन उसमें आस्क किए जाते हैं। हाँ, उसके प्रेफरेंस क्या होती है, कभी कभी रेफरेंस गलत हो जाती है, बट नहीं, वो बुक्स काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि DCCA उसे रिकमेंड करता है कि आप उसे फॉलो कीजिए, और यासा से काफ़ी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। सो आप यासा को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप 9A बुक प्रेफर नहीं करते हैं मॉडल 6 के लिए, तो आप यासा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सारी 9A की जितने भी टॉपिक्स हैं सर यासा से ली गई हैं। स्प्रिंग जो चैप्टर है, ट्रांसमिशन है, आपका केबल की जो चैप्टर है, वो आप सब यासा से फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो सेम है आपके सारा यासा से ही वो फा में, या फा की जो 9A की बुक है उसमें ली गई है। सो यासा अच्छी बुक होती है, वो सब मॉडल वाइज देती है, तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। अगर देखिए, अगर हमने यासा बुक को स्टार्ट किया होता तो आपको जस्ट जो सब मॉडल फर्स्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो आप एक बार यासा चेक कर लीजिएगा, अगर यासा से आप पढ़ना चाहेंगे तो हम यासा से आपको पढ़ा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगे, अदरवाइज़ मैं इसी कर मोड को आपको पढ़ा दूंगा, इसमें कुछ है नहीं वैसे। एंड बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यासा में सब मॉड्यूल वाइज है, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक कवर नहीं करने हैं। और ऐसे कैरमोड को आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा बार बार कि क्या मेरे ये पैटर्न में है, क्या मेरे ये साइलेबस में है। आपके साइलेबस में नहीं है तो आप फिर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, बात ये हो जाती है। ओके, सो आप यासा को देख लीजिएगा एक बार, या फिर एक बेसिक एरोडायनेमिक्स बुक है वो देख लीजिएगा, वो भी अच्छी बुक्स है। बेसिक एरोडायनेमिक, किसी के पास है बेसिक एरोडायनेमिक्स? हेलो, हेलो, गिव ए रिस्पॉन्स। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? बेसिक एरोडायनेमिक्स, एनीवन है? ओके, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा बेसिक एरोडायनेमिक्स। आपके पास, आप लोग के पास यासा की है PDF? ओके, देन आप यासा को, आप लोग जिनके पास होगा यासा को, या फिर जिनके पास नहीं होगा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एंड एक बेसिक एरोडायनेमिक्स है वो मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। बाकी यासा आपके इस मॉडल को क्लियर करने के लिए सफिशियंट होता है यासा। आपको कैरमोड क्या है ना, कैरमोड में आपको अच्छी एक तरह से हम कहें आपको नॉलेज मिल जाती है। बाकी यासा में उतना ही देता है जितना आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। ओके, तो यासा में लिमिट देता है, बट ये होता है कि आपकी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, एक तरह से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यासा से। और आप कैरमोड को फॉलो करेंगे तो इसमें से आपको नॉलेज होगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो आपकी इंक्रीज होगी। इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस के बेस पे दिया है जो कि आपको नीड नहीं है। आपको इसमें कैलकुलेशन के बेस पे क्या पढ़ना है, आपको 2 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक, प्रेशर कांस्टेंट, फ्लाइट जो लिफ्ट कांस्टेंट है वो, एंड ड्रैग कांस्टेंट, बस आपको यही पढ़ना होता है। एंड अगर लिफ्ट की कोई आ जाता है फार्मूला, अगर लिफ्ट की आती है तो आपको लिफ्ट के भी फार्मूले को बस देखना होता है। तो ये कुछ ही 3-4 कांस्टेंट है जो आपके बेसिक है, ये सब मॉड्यूल में आपको स्टडी करने होते हैं, जो कि आपको इस बुक में मिल जाएंगे।
यासा में आपको सब मॉड्यूल वाइज है, तो आप उसे ज़रूर प्रेफर कीजिएगा अपने मॉडल प्रिपरेशन के टाइम। ओके, बाकी आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ में आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर है एयर एंड एयर फ्लो सबसोनिक स्पीड्स। ओके, तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इनकी वेरिएशंस जो भी है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एयर फ्लो के बारे में कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक फ्लो है एंड ट्रांसोनिक फ्लो है। ये तीन यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आपको मैक पता है? किसी को मैक, मैक क्या होता है? 1 मैक, एनीवन नो? या यस, बोलिए। ओ, ओके ओके, इट्स गुड, आपको पता है। सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे मैक। नॉट्स, कोई नॉट्स बता देगा? नॉट्स की वैल्यू 1 नॉट्स। इसमें भी हम डिफाइन करते हैं एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को नॉट्स में। आपको हम पढ़ाएंगे इनविजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर इज़ इनविजिबल एंड हम आपको टॉपिक को ही समझाते हैं, देखते हैं क्या है। इनविजिबिलिटी ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर, एयर इज़ इनविजिबल, हाँ ये सही है, एयर इनविजिबल है, वो दिखता तो है नहीं। बट क्या करना है हमको इससे? व्हेन अ शिप पासेस थ्रू वाटर वी कैन सी द बो वे, द वॉस, अस्टर्न एंड ऑल द टर्बुलेंस विच इज कॉज्ड व्हेन एयरप्लेन मेक्स इट वे थ्रू। कह रहा है कि एयर तो इनविजिबल होता है, वो तो हमें दिखता नहीं है, बट जब भी फ्लाइट होती है ना, इसीलिए ये क्या करता है, डिफ़िकल्ट करता है अंडरस्टैंड करने में फ़्लाइट की वे या फिर उसकी जो लिफ्ट को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमें ये नहीं रियलाइज़ होता है कि हाँ कहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर एयर प्रेशर कम है, क्योंकि वो इनविजिबल है। तो क्योंकि हमें डेंसिटी नहीं मालूम हो सकती है एयर की। सो ये कह रहा है इसके वेरिएशंस को इसलिए स्टडी करना है। और ये कह रहा है कि अगर एक शिप या वाटर में फ्लो कर रही है तो वो क्या करती है, एक वेव पीछे की तरफ से आपको वेव दिखता है, जिस कह रहा है वो, या फिर वॉस सिस्टम, वॉस कह रहा है वो एक वेव दिखता है आपको पीछे की तरफ, तो आप समझ जाते हैं कि या फिर टर्बुलेंस। बट क्या कहता है, कह रहा है कि एक एयरप्लेन जब क्या करती है, व्हेन द एयरप्लेन मेक्स इट्स वे थ्रू, देन क्या बोल रहा है ये, एयर नथिंग अपीयर्स टू हैपन, लेकिन यहाँ पे नहीं हैपन होता है, आपको दिखता नहीं है वो टर्बुलेंस किस तरह से है, कैसे है। यहाँ पे कह रहा है एयर नथिंग हैपन, एयर नथिंग अपीयरेंस टू हैपन, फिर भी यहाँ पे तो कुछ अपीयर नहीं होता। एट इन रियलिटी देयर हैज़ बीन इवन मोर कम कोमोशन, कह रहा है लेकिन रियलिटी में यहाँ पर है, यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ड्रैग वगैरह ये सारी होती हैं, बट ये हमें दिखती नहीं है, कह रहा है। बट ओके, खुशी खुशी यादव, okay, it's true. If only we could see this commotion, many of the phenomena of flight would need much less explanation. कह रहा है अगर हमें ये जो commotion है, जो भी हो रहा है एयर की, फ्लाइट जो भी हमारी एयरप्लेन उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, अगर वो एयर की पाथ को अंडरस्टैंड कर सके, अगर वो विजिबल होता है एयर की पाथ उस फ्लाइट से, तो हम ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना फ्लाइट मैकेनिज़्म जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ईजिली हो जाता हमारे लिए। ओके, बट ऐसा होता नहीं है। आफ्टर सम एक्सपीरियंस इट इज़ पॉसिबल टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सीइंग द एयर एज फ्लो पास्ट बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप एंड एबिलिटी टू डू दिस इज मेड इजियर बाई इंट्रोड्यूसिंग स्मोक इन टू द एयर और बाई वॉचिंग द फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा कभी कभी क्या होता है कि डेंस एयर होता है या फिर कि स्मोक इन एयर होता है या फिर गैसेस कुछ जिनकी कलर्स हैं, तो हम कभी कभी ये विजिबल होता है हमें। ओके, या फिर जब क्या कहते हैं डेंस होता है यार जब भी, या फिर वो एक तरह से फ्यूम की तरह होता है, देन हमें थोड़ा बहुत विजिबल होता है कि हाँ इसकी वे क्या है। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर, another property of air which is aptitude to give us misleading ideas when we first begin to study flight is its low density.
मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेशन को पहले क्लोज कर लेता हूँ फिर स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आपको डिस्टर्ब होने लगेगा, फिर ये सेशन क्लोज होने वाला है। ओके, मैं सेशन को क्लोज। ओके, देन हम डेंसिटी ऑफ एयर के टॉपिक पे थे। सो हम आपको ये बताते हैं, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच इज एप्ट टू गिव अस मिसलीडिंग आइडियाज व्हेन वी फर्स्ट बिगिन टू स्टडी flight is its low density. The air feels thin, it is difficult for us to obtain any grip upon it, and if it has any mass at all, we usually consider it is as negligible for all practical purpose. कह रहा है कि जब हमने फर्स्ट टाइम ये जब पढ़ा मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट को स्टडी किया, तो हमें पता चला कि जो एयर की जो डेंसिटी होती है ये लो डेंसिटी होती है। एंड कह रहा है कि इसे हम फील नहीं कर पाते हैं। ये वजह क्या है इसकी कि हम इसे ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या फिर डिफ़िकल्ट होता है इसको फील करना, या फिर ग्रिप करना है एक तरह से, इसमें ग्रिपिंग होना एक तरह से ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो डेंसिटी कम है, एंड इसकी डेंसिटी कम है मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मास है ना वो निग्लेजिबल है, एक तरह से हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस कर रहे हैं, तो उसके प्रैक्टिकल पर्पस में हम इसके मास को निगलेक्ट कर देते हैं, वो हम इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द मास ऑफ एयर इन एनी ऑर्डिनरी रूम? कह रहा है कि किसी भी ऑर्डिनरी रूम का मतलब कोई भी एक रूम है उसके अंदर एयर जितना है उसका मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कह रहा है यू विल बी प्रोबेबली रिसीविंग आंसरिंग वेरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट नथिंग अप टू अबाउट 5 किलोग्राम। कह रहा है अगर एक कमरा है सिंपल सा, उसका मास क्या होगा? तो कह रहा है नथिंग अबाउट, बस अबाउट 5 kg का ही उसकी पूरी वेट होगी। एक कमरे की जो भी एयर है एक कमरे के अंदर उसकी वेट कह रहा है कि नथिंग मोर देन अबाउट ओनली 5 किलोग्राम ही होगी इसकी वेट। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत एक तरह से इसका वेट बहुत कम है, मीन्स इसकी डेंसिटी कम है, वेट कम डेंसिटी कम, और इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं। सो इसकी डेंसिटी ऐसी डिक्रीज हो जाती है। Again, most of us have tried to track expenses of our flight. नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टॉपिक ये कह रहा है। ओके, इसकी भी फिर से डेंसिटी के बारे में बात की गई है, तो जो कि आपके लिए फिर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने आपको बता दिया इसकी डेंसिटी के बारे में कि इसकी डेंसिटी को कैसे फाउंड आउट करना है। फिर भी फिर वही बात ये कह रहा है, नथिंग इज अनदर थिंग्स। एयर एट ग्राउंड लेवल इज रफली, कह रहा है कि 1.2 to 6 ग्राम, वेर एज द मास ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज मेट्रिक टन 1000 kg, नियरली 8000 times as much. At it is very property of air, its density, which makes all flight possible, or perhaps we should say airborne flight possible, because this does not apply to rocket. कह रहा है कि जो एयर की डेंसिटी है यही हमारी फ्लाइट जो जो फ्लाइट को पॉसिबल करती है। अगर एयर डेंसिटी इसकी जो मतलब कि जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो एक तरह से कह रहा है कि एयर डेंसिटी है, जिसकी वजह से हम फ्लाइट क्या होती है, पॉसिबल होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एयरबोर्न फ्लाइट पॉसिबल होती है। ओके, एंड ये कह रहा है कि बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू रॉकेट, ये रॉकेट के लिए ज़रूरी नहीं है, रॉकेट तो कहीं भी फ्लाई कर सकता है, उसके लिए एयर का होना ना होना ये मायने नहीं करता है, क्योंकि वो थर्ड लॉ पे काम करता है। एंड उसका जो एग्जॉस्ट सेक्शन से जो गैस आउट होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो पॉसिबल है, वो फ्लाइट कर सकता है, वो कह रहा है वो फ्लाइट कर सकता है, वो फ्लाइट कर सकता है आपका वैक्यूम में, बट जो बैलून है, काइट है, पैराशूट है एंड एयरप्लेन है, ये सपोर्टेड बाय एयर होते हैं, क्योंकि एयर से ये लिफ्ट लेते हैं डिपेंडेंट ऑन इट्स डेंसिटी। इनकी जो लिफ्ट होती है ये एयर डेंसिटी पर डिपेंड करती है। सो ये विदाउट एयर ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वैक्यूम हो जाए तो इन्हें लिफ्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि जो वे है लिफ्ट मिलने का वो एयर है, एयर की हेल्प से इन्हें लिफ्ट मिलती है। सो ये तो फ्लाई नहीं कर सकते, बट रॉकेट कह रहा है रॉकेट पे ये
मायने नहीं रखती है, रॉकेट फ्लाई कर सकता है क्योंकि वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो वैक्यूम में भी फ्लाई कर सकता है। कह रहा है कि अगर इसकी डेंसिटी लेस होती है, द लेस डेंसिटी द मोर डिफिकल्ट डज फ्लाइट बिकम। ये कुछ लाइंस होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पूछे जाते हैं कि हाँ अगर डेंसिटी लेस है तो क्या फ्लाइट अच्छी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लाइट जो होगी ना वो क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ क्यों डिफिकल्ट हो जाएगी। देखिए जैसे कि ये एरोफॉइल है, एरोफॉइल जो भी है, यहाँ पे जो एयर पास कर रही है, और मान लीजिए हमने वन वॉल्यूम में हमने बोला कि डेंसिटी क्या है, 2 रो है, 2 रो इसकी डेंसिटी है, 2 है, 2 क्यूबिक पर मीटर क्यूब, ऐसे हम कह सकते हैं 2 क्यूबिक मीटर इसकी जो डेंसिटी हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि अगर डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मैटर्स या फिर उसमें जो उसके मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा ये क्या है, सरफेस एरिया को पास करेगा और टच करेगा एयरोफॉइल को। एयर की डेंसिटी अगर अच्छी है तो, और एयर डेंसिटी लो है तो ये एयरोफॉइल को ज़्यादा टच नहीं करने वाला है, अब अपवर्ड द एयरोफॉइल या फिर डाउन द एयरोफॉइल। सो क्या होगा, अगर डेंसिटी लो है मतलब कि क्वांटिटी कम है एयर की, और क्वांटिटी कम है तो क्या होगी, लिफ्ट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी आपको। ओके, लिफ्ट आपको प्रॉपर में नहीं मिल पाएगी, सो आपकी फ्लाइट डिफिकल्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एयर क्या होता है, एक तरह से हमने आपको ये रिलेशन बता दिया कि अगर डेंसिटी अच्छी हो तो आपकी फ्लाइट बहुत अच्छी होगी, डेंसिटी आपकी कम हो तो आपका लिफ्ट अच्छी नहीं होगी, मतलब कि फ्लाइट आपकी अच्छी नहीं होगी। ओके, आपको ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ पूछिए। थ्रस्ट, हाँ थ्रस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ एयर डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो जो सक्शन जो करता है, जो कंप्रेस करता है, उसमें कम एयर पास करेगा। जब कम एयर पास करेगा तो उसकी वही है कि जो इसकी फ्लाइट है ना और लिफ्ट, फ्लाइट में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, लिफ्ट एंड थ्रस्ट, ये दोनों पे अफेक्ट करेगा फिर ये डेंसिटी। ओके, या सो आपका ये हो गया, रिलेट कर लिया गया फ्लाइट से। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ एयर। तो हमने आपको इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया क्या होती है, एक प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की या फिर किसी भी थिंग्स की जो भी हमारे यूनिवर्स में है, वो जो इनर्शिया होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मैटर से, क्वांटिटी कितनी है उसकी। अगर आपकी मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम होगी तो इनर्शिया कम होगी। एक तरह से हम इनर्शिया ये कहते हैं कि इनर्शिया क्या है, वह क्वांटिटी है जिसके वजह से वो अपने पोजीशन को एग्जिस्ट करती है, वो अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं चाहती है। एक तरह से वो बॉडी जिस स्टेट में रहती है वो इसी स्टेट में रहना चाहती है, वो एक इनर्सी, वही प्रॉपर्टी जो क्या है, इनर्शिया है। और यह इनर्शिया प्रोपोर्शनल होती है आपके मास से। सो यहाँ पे एयर है तो एयर की भी कुछ मास है, तो एयर में भी इनर्शिया है, बस इसमें इतना ही बताया गया है। और एयर ये भी कह रहा है, तो अब इनर्शिया, एयर में हम किस तरह से इनर्शिया को रिलेट करते हैं, तो देखिए अब जब फ्लाइट हो रही है ना तो ये क्या कर रहा है, एयर तो क्या है, स्टील है, वो स्टील है, शांत है, आराम से अपने जो भी है स्टेशनरी है एयर। लेकिन जो ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है, ये जो फ्लाइट करता है एयरक्राफ्ट, ओके, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये फ्लाई जब भी करेगा तो क्या करेगा, हमारी जो एयर की, एयर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। मतलब कि अब ये जो एयर की इनर्शिया है वो तो नहीं चाहेगी ना कि हमारी एयर में क्या हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, बट ये हमारा जो एयरक्राफ्ट क्या करता है, एक तरह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये क्या करता है, एयर की जो इनर्शिया है इसे अपोज करती है, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कि वो अपने पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहती है। ओके, इस लाइन में इतना ही कहा गया है। एंड ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट लॉ, तो हाँ ये फर्स्ट लॉ ही है। बस न्यूटन ने क्या किया, जो गैलीलियो की जो इनर्शिया की लॉ थी उसमें थोड़े से एडिशन कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट मोशन में स्टेट है, स्टेट इन मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने वाली है, और स्टेट इन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने वाली है, जब तक कि उस पर हम क्या करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। ओके, बस ये न्यूटन का रूल हो गया। एंड सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ में हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड लॉ हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है,
थर्ड लॉ हमें क्या करना है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स का एक अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है, जो कि थर्ड लॉ होता है। ओके, ये आपका थर्ड लॉ होता है। एंड सेकेंड लॉ ये होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, फोर्स के होता है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नो नहीं, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा ये भी एफ के, हाँ फोर्स के भी डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होगा, और मास के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सो ये आपका थर्ड लॉ थी। सेकेंड लॉ की इक्वेशन हो गई, जो कि न्यूटन ने इस फॉर्म में नहीं दिया था, जो कि हम पढ़ लेते हैं, और 10th में आपने ऐसा पढ़ लिया होगा या 9th में, F इक्वल टू एम है, जो कि न्यूटन ने ऐसा नहीं दिया था। न्यूटन ने बोला ये कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना P, डेल्टा P, वो फोर्स के बराबर होता है। ये डेल्टा T हो गया, चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल टू होता है। तो न्यूटन ने इस तरह से अपने सेकेंड लॉ को दिया था, बट इजी वे में हमको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसे F इक्वल टू एम में चेंज कर लेते हैं स्टडी के लिए। एंड आपके देखिए लिफ्ट के लिए, अब हमें एयरक्राफ्ट को फ्लाइट के लिए क्या होना चाहिए कि आपका, हमने बताया कि दो लॉ एप्लीकेबल होते हैं एयरप्लेन पे। जो भी लॉ है वो देख लेते हैं कौन से लॉ है। एक फर्स्ट लॉ जो भी है वो इनर्शिया पे है, वो काम करना ही करना है एरोप्लेन पे। एंड जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, जो कि फॉरवर्ड मोशन के लिए, जो इसका इंजन है एरोप्लेन का उसके फॉरवर्ड मोशन के लिए है। एंड जो बर्नौली का प्रिंसिपल है, अगर आपने बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बर्नौली का प्रिंसिपल हम लिफ्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, ये लिफ्ट प्रोवाइड कर देता है बर्नौली का प्रिंसिपल। मैं आपको एक बार बता देता हूँ बर्नौली का प्रिंसिपल कैसे होता है। आपको फॉरवर्ड मोशन के बारे में तो पता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड मोशन डिपेंड करता है सक्शन पे, जो सक्शन हो रही है। इस यहाँ पे क्या होता है ना, कंप्रेशर होता है। ओके, मैं सिंपल सा एक इंजन का एक थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके टरबाइन होते हैं, ये वाला आपका एग्जॉस्ट सेक्शन होता है, सेक्शन ये आपका एक कहते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, फ्यूल सेक्शन होता है, जहाँ पे इग्निशन सेक्शन होता है, एक तरह से यहाँ पे इग्नाइट सेक्शन होता है ये वाला, और ये आपका कंप्रेशन सेक्शन होता है। और यहाँ पर आपका एक या फिर प्रोपेलर हो, या फिर क्या हो सकता है, आपका टर्बो फैन हो सकता है यहाँ पे, या फिर कोई टर्बो फैन इंजन हो तो वो टर्बो फैन इसके अंदर ही रहता है, बट प्रोपेलर को हम बाहर रखते हैं। ओके, तो ये प्रोपेलर या फिर टर्बो फैन ये किस लिए होते हैं, ये क्या करते हैं ना, मास ऑफ एयर को क्या करते हैं, इंजन में पास कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये जो हमारा इंजन है इसमें पास कराते हैं। इसमें दो सेक्शन होता है, एक तो ये कोर होता है जिसमें से एयर पास करता है, जो कि यहाँ पे आपका कंप्रेसर होगा, फिर यहाँ पे इग्नाइटर जहाँ पे इग्निशन होगा, फिर यहाँ पे आपका टरबाइन सेक्शन होगा, और ये आपका एग्जॉस्ट होगा। और जो एयर इस साइड से पास हो जाते हैं बाहर से, इसे हम कहते हैं बाई पास वॉल, या फिर बाईपास फ्लो कहते हैं इससे। सो यहाँ पे जो हमारा प्रोपेलर होता है, या फिर जो यहाँ पे हमारा टर्बो फैन होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट होता है यहाँ पे लगा होता है, उसमें काफ़ी उस होते हैं, उसमें एक तरह से कह सकते हैं उनकी फैन। तो वो क्या करते हैं ना, एयर को शक करते हैं और इस टरबाइन के पास ये जो क्या है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर के पास लाते हैं। कंप्रेसर से आप समझते हैं कि कंप्रेस करना, तो ये क्या करता है, एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। और जब एयर कंप्रेस होती है तो आपको पता होगी कि क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो जैसे ये इग्निशन सेक्शन में आता है जिसे फ्यूल मिलता है और जैसे यहाँ पे इसको फ्यूल मिलता है तो ये क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है फ्यूल को, और ऑटोमेटिक यहाँ पे बर्निंग हो जाती है, या फिर हम स्पार्क प्लग भी यूज कर लेते हैं।
अगर ऐसा कुछ नहीं है इग्निशन का रूल तो हम स्पार्क प्लग के थ्रू, वैसे स्पार्क प्लग ही यूज किया जाता है। तो स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पे एयर में फ्लू में एयर फ्लू का एयर और जो फ्यूल होता है उसके जब मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पे इसे स्पार्क प्लग के थ्रू इसमें बर्निंग क्रिएट कर दी जाती है। ओके, और जब ये फ्यूल जब जलने लगता है ना तो देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ आपका हो गया कंप्रेसर सेक्शन, यहाँ आपका हो गया टरबाइन। अब ये फ्यूल जब जलेगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर जरूरी है आपके लिए फॉरवर्ड के लिए। अगर एयर ना हो तो आपका फॉरवर्ड मिलेगा नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ना के बराबर आपका फॉरवर्ड मिलेगा नहीं। अब कैसे नहीं मिलेगा देखिए, जब एयर इसमें एक तो कंप्रेस एयर है, मतलब उसे प्रेशराइज किया गया है, एंड वो फ्यूल से मिक्स हुआ है और बर्न हो रहा है। तो बर्न होने पे क्या होती है, गैसें क्या होती हैं, एक तो फैलती हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं उनका जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होती है वो बढ़ने लगती है, मतलब कि उनकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। एम आई राइट? हेलो, ओके। सो क्या होती है, जब भी गैस को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, या उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब कि वो दूर भागेंगे एक दूसरे से उनके मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे तो कंप्रेसर सेक्शन है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड मतलब कि बैकवर्ड भेज रहा है एयर को, तो ये आगे तो एयर जा नहीं सकती, तो वो जाएंगी किधर, इस पे टरबाइन सेक्शन पे। अब टरबाइन क्या करता है, इसको और तेजी से खींच करके एग्जॉस्ट सेक्शन से बाहर निकालता है। अब ये जितनी तेजी से ये गैसें बाहर निकलती हैं ना, वही एरोप्लेन के इंजन को एक तरह से हम कहते हैं फॉरवर्ड मोशन देती है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। और इस फॉरवर्ड, जबकि इंजन हमारा विंग से अटैच है, तो हमारे एरोप्लेन को ये साथ में लेके फॉरवर्ड मोशन देता है। ओके, सो ये आपका फॉरवर्ड मोशन का कंसेप्ट हो जाता है। ऐसे जब आप इंजन बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि टर्बो फैन या फिर टर्बो प्रोप जो इंजन है, और आपका एक और है जो कि जिसे कहते हैं हेलीकॉप्टर में जो होता है, कौन सा होता है, टर्बो सॉफ्ट इंजन, वो वाला। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टर्बो सॉफ्ट इंजन में क्या होता है, एग्जॉस्ट सेक्शन की नीड नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि हमें उससे फॉरवर्ड मोशन नहीं मिलता है हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगी होती है, टर्बो सॉफ्ट इंजन होती है, वो रोटर को घुमाने के लिए यूज की जाती है एक तरह से। वो सारी चीज़ें बताएंगे, बट इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने फॉरवर्ड वेलोसिटी के लिए आपको समझा दिया। एंड आपका लिफ्ट बर्नौली प्रिंसिपल को मैं आप समझा देता हूँ थोड़ा सा। लिफ्ट कैसे मिलती है वो समझा देता हूँ आपको। ये थोड़ा बेसिक्स हैं, आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे एयर आई, यहाँ पे एयर का क्या होता है ना, ये ऊपर आपको पता होगा कि जो विंग का ऊपरी सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, एक विंग है, मान लीजिए ये विंग थी पूरी, ये पूरी जो भी विंग थी, इसका मैंने ऐसे क्रॉस किया है ऐसे, और फ्रंट से हम देख रहे हैं, मतलब इस साइड से देख रहे हैं इसको, तो ये ऐसे दिखेगा, दिखेगा ऐसे कुछ। हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओके, देन ये इसका सेक्शन ऐसे दिखेगा, क्योंकि हम फ्रंट से इस साइड से इसे व्यू कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो एयर है ना, ये आती है यहाँ पे और ये पास करती है। यहाँ पे क्या होगी, इस ये तरह से ये कहती है, दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, और कुछ एयर नीचे से चली जाती है, कुछ एयर ऊपर से जाती है, ये विंग के ऊपर से। तो अब ये क्या होता है, जो नीचे की एयर होती है ना, नीचे की एयर, ये इजिली यहाँ से चली जाती हैं, इनको ऊपर थोड़ा कैम्बर्ड होता है, कैम्बर्ड होता है या कर्व्ड आप कह सकते हैं, कर्व्ड नहीं कहते हम, कैम्बर्ड कहते हैं विंग के लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज हम करते हैं, कैम्बर्ड कहते हैं कि ऊपर कैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होती है ना, ये एयर तो एक ही थी, यहाँ पे बस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये एयर तो इजिली ये नीचे की तरफ सतह से टच करती हुई निकल जाती है। लेकिन ऊपर वाली जो एयर है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, डिस्टेंस क्रिएट हम कह रहे हैं, डिस्टेंस इसको तय करना पड़ता है। ऊपर थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये कैम्बर्ड है, ये सीधी रहती तो उतनी डिस्टेंस तय करती जितनी नीचे वाली एयर कर रही है।
तो ऊपर ही क्या हो गई, ये ऊपर वाली एयर को ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ी है, बट ये एयर तो मिलेंगी साथ में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसके बैकवर्ड में ये साथ ही मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है ऊपर, स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ऊपर की तरफ, और नीचे की वेलोसिटी तो उतनी ही रहती है, यहाँ पे कोई कोई कैम्बर्ड नहीं है, तो ये आराम से निकल जाती है। लेकिन ऊपर की जो एयर है उसकी वेलोसिटी अधिक हो जाती है। और आपने ए वी कंटिन्यूटी एक है, फ्लूइड कंटिन्यूटी का रूल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ए वी कांस्टेंट होता है। ए वी जो होता है मतलब कि वेलोसिटी एंड एरिया, ये वेलोसिटी एरिया का रूल है क्या, आई थिंक वेलोसिटी एरिया, रुकिए आपको एक मिनट, मैं आपको ये कवर करता हूँ। वॉल्यूम एंड प्रेशर P1 V1 एंड P2 V2। हाँ, मैंने सही बोला, वेलोसिटी एरिया की थी ये रूल थी, जो कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा 11th में। इसमें क्या होता है ना, जो वेलोसिटी होती है ना वो डायरेक्ट क्या होती है, बाई प्रोपोर्शनल होती है वो एरिया के। बट यहाँ पे इसका यहाँ पे रूल क्या है मैं बता देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या होता है ना, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना तो प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। ओके, प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ऊपर की तरफ से क्या होती है, प्रेशर डिक्रीज कर जाती है बर्नौली के प्रिंसिपल के थ्रू। और ऊपर तो प्रेशर डिक्रीज कर गई, और नीचे तो वेलोसिटी उतनी ही थी जो कि पहले थी एयर की, और ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ऊपर की प्रेशर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और नीचे प्रेशर क्या हो गई, उतनी ही रही। ओके, जितनी पहले की प्रेशर थी, तो नीचे की प्रेशर तो वैसे ज़्यादा रह गई, ऊपर की प्रेशर डिक्रीज हो गई। तो अब क्या हुआ, ये एयर की वजह से ये क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस मिल गया। ऊपर प्रेशर कुछ अलग है P2 मान लीजिए, नीचे प्रेशर क्या हो जाए P1, तो प्रेशर का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब जबकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो हमें जो फॉरवर्ड एक इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। ओके, ये विंग पे जो हमारा एरोफाइल है इस पे अपवर्ड क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसे हम कह देते हैं लिफ्ट। तो इसकी वजह से आपको लिफ्ट मिल जाती है। वैसे आपको लिफ्ट को थ्योरी को वेंचुरी मीटर की जो थ्योरी है उसके बेस पे हम पढ़ेंगे। सो आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लिफ्ट के बारे में। यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कि ये हाइट के बेस पे प्रेशर को वेरिएशन किया है कि किस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट प्रेशर यहाँ पे इसमें बताया जाएगा। और क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज होती है ऊपर। और प्रेशर इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एयर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। एयर डेंसिटी कम होगी तो कन्फर्म है हमारा जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा, एंड टेम्परेचर भी हमारा कम होगा एबव, जैसे ही हाइट के बेस पे ऊपर जाते हैं ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कम हो जाती हैं जैसे जैसे हमारी एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट की बढ़ती है। ओके, हेलो, ओके, देन ये काफ़ी है या फिर मैं आपको और पढ़ाऊँ, आगे बढ़ूँ मैं? नो सर, ओके, इतना याद करना है। ओके, आप लोग ये बेस्ट तब होती है स्टडी ना जब आप लोग एक बार पढ़ के आते हो। जब आप पढ़ के आओगे ना एक बार तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। वैसे अभी तो हमने कुछ बेसिक्स बताए हैं जो कि सिंपली सिंपल्स हैं। अब आपको धीरे धीरे जब एस्टेबिलिटी आएगी उसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि आप प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वेरिएशन आपको समझना बहुत मस्ट है, क्योंकि ये ही आपका थ्योरी ऑफ फ्लाइट जो भी आप कह रहे हैं इसमें ये सारा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और जो यही मैटर करती हैं हमारे लिफ्ट के लिए सारी जो भी चीज़ें हैं। ओके, सो ये आप, हाँ मैं समरी कर दूंगा।
बट जानते हैं क्या है इसमें, यहाँ पे ये है ना कि इस बुक में कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई है ना वो आपके मॉड्यूलर में उसमें एक पॉइंट भी नहीं पूछने वाला है। ओके, जो आपका सब मॉड्यूल है ना वो सबसे पहले ये है ना, टेम्परेचर वेरिएशन विद एटमोसफेयर, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ एयर, इस तरह से है। या फिर एटमोसफेयर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है ना, आपका सब मॉड्यूल आप चेक करेंगे अपना मॉड्यूल 8, तो आपका मॉड्यूल 8 में फर्स्ट जो टॉपिक है सब मॉड्यूल जो है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन को पढ़ना था। मतलब कि ये सेकेंड चैप्टर, देखिए सेकेंड चैप्टर से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपको स्टडी करना है। फिजिक्स ऑफ एटमोसफेयर आपका ये सब मॉड्यूल फर्स्ट होता है। सेकंड जो होता है आपका एरोडायनेमिक्स है। एंड थर्ड जो है वो आपका थियरी ऑफ फ्लाइट है। और फोर्थ जो सब मॉड्यूल है वो स्टेबिलिटी और डायनेमिक्स है। तो आपके जो मॉड्यूल 8 में 4 सब मॉड्यूल हैं और आपके मॉड्यूल एग्जाम में 20 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो आपका जो मस्ट होता है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जो भी हमने पीछे पढ़ाई थी सेंट्रल फुगल फोर्स या फिर जो भी कुछ था वो उसमें से एक पॉइंट भी आपको पूछने वाला नहीं है। तो आपका मस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो आपका सब मॉड्यूल वाइज होगा ना मैं उसी का आपको टॉपिक को बताऊंगा। ओके, हाँ नहीं, वो सेंट्रोफ्यूगल वो सारी चीजें हमें हमें इंटर इंटर रिलेट होती हैं, लेकिन उनको हमें स्टडी नहीं करना है। ओके, वो तो हमारी बेसिक्स हैं। जैसे कि हमने कहा कि अल्फाबेट हमने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, तो क्या अल्फाबेट नेसेसरी है हमें फिर देखना? उसी तरह से वो है, वो बेसिक्स हैं, वो ना के बराबर हैं, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी जो सब मॉडल स्टार्ट होती है वो फिजिक्स ऑफ एटमोसफेयर, मतलब कि एटमोसफेयर में जो भी है इंटर रिलेशन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का, हमें इनसे स्टार्ट करना था जो हमारा फर्स्ट सब मॉड्यूल है। सेकंड मैंने आपको बताया एरोडायनेमिक्स है। तो एरोडायनेमिक्स में आपको बाउंड्री लेयर, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रिलेटिव एयर फ्लो, अपवार्ड्स, डाउनवार्ड, वर्टिसेस, स्टैग्नेशन, प्रेशर वेरिएशन, ड्रैग, जो भी जितने भी टाइप ऑफ ड्रैग होते हैं, थ्रस्ट, लिफ्ट, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे एरोडायनेमिक्स में। और कोफिशिएंट जो हमने बताया कि लिफ्ट की एक कोफिशिएंट होती है, ड्रैग कोफिशिएंट होती है, पोलर कर्व से क्वेश्चंस आते हैं, स्टाल है, ये सारी चीजें, एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एरोडायनेमिक्स में सारी चीजें आती हैं। एंड थियरी ऑफ फ्लाइट में भी कुछ बेसिक्स आ जाती हैं, स्टेबिलिटी के बेस पे आ जाती हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे आ जाती हैं, जैसे कि उसमें कुछ ग्लाइड रेशियो वगैरह, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग, ये थियरी ऑफ फ्लाइट में आ जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एक फ्लाइट एनवेलप का ऑप्शन भी है थियरी ऑफ फ्लाइट में, वो सारी चीज़ें हैं। एक लिफ्ट एगमेंटेशन टॉपिक है वो है। एंड जो आपका लास्ट है सब मॉड्यूल 4 होता है जैसे फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक्स कहते हैं, उसमें आपको पढ़ना है लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, जितने भी स्टेबिलिटी होती है एक्टिव पैसिव, ये सारे स्टेबिलिटी को आपको इसमें स्टडी करना होता है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मैंने आपको बताया तो कि अगर आपने मॉड्यूल 8 के लिए वनली इयासा को फॉलो किया तो आपसे मॉड्यूल 8 क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि आपके मॉड्यूल 8 में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, ये आपको बेसिक्स पढ़ने होते हैं। ओके, हाँ, तो आप इयासा को फॉलो करेंगे ना? क्या कह रहे हैं? किसको कुछ टॉपिक्स पढ़ना है? आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। देखिए मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं। मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में ये सारी टॉपिक्स काफ़ी अच्छी हैं। स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल हमने बताया, ये आपके लिए, ये आपके टॉपिक में है, आपको इसको पढ़ना है। ग्लाइडिंग आपको पढ़ना है, लेवल फ्लाइट आपको पढ़ना है कि एक क्रूज फ्लाइट, लेवल फ्लाइट ये कैसे हैं, थ्रस्ट आपको पढ़ना है, सबसोनिक स्पीड, एयर एयर फ्लो जो कि सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। सुपरसोनिक स्पीड, स्पेस फ्लाइट हमें नहीं पढ़ना है, इससे हमें कोई कनेक्शन नहीं है। फ्लाइट एट सुपरसोनिक स्पीड, इसमें भी थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ना है, सुपरसोनिक का थोड़ा सा पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ए ट्रायल फ्लाइट का कोई हमें हमारे इसमें सिलेबस नहीं है। ट्रायल फ्लाइट आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। अ, ये ट्रायल फ्लाइट आपके मॉडल सब मॉडल में नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ बोलिए। हाँ मैकेनिक्स में नहीं पढ़ना है, हाँ वो भी हमने कहा फर्स्ट भी आपको नहीं देखना है।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब स्टडी करेंगे ना, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इससे आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा, बट जो आप फॉलो करेंगे ना वो यासो को करेंगे, ओके। आप यासो को फॉलो करेंगे। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा वो सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। थ्रस्ट क्यों? थ्रस्ट आपको नहीं पढ़ना है, थ्रस्ट तो आपको देखना है एरोडायनेमिक्स एंड लिफ्ट में। अरे थ्रस्ट क्यों प्रोपेलर में काम आएगा? थ्रस्ट आपके इंजन में काम नहीं आएगा। हाँ, क्यों? अब मॉड्यूल में आपको एरोडायनेमिक्स तो ही तो पढ़नी है, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग, या फिर स्टैटिक जो आपकी। हाँ, ये सब क्यों पढ़ना है? आपके एरोडायनेमिक्स में ही तो हो जाती है, जो थियरी ऑफ फ्लाइट जो आपका सब मॉडल है ये इसी से तो रिलेट है। तो आपको थ्रस्ट तो पढ़ना पड़ेगा इसमें। चैप्टर 8 मैनुअर्स। मैनुअर्स में क्या है, वही स्टेबिलिटी की छोटी छोटी टॉपिक्स होंगी जो कि मैनर नहीं करती हैं। आप इससे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं मैनुअर्स को, ओके। परफॉर्मेंस, हाँ, जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, मैंने पहले बताया कि जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा मैं ही वो आपके टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर पढ़ा दीजिए तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ओ, ओके, ओके, तो रुकिए मैं एक बार यासा चेक करता हूँ, क्या मेरे पास है यासा। मैं देख लेता हूँ कि यासा है। मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट को। वैसे मैंने फर्स्ट इसीलिए मैं यासा से मॉड्यूल 6 को स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है मॉड्यूल 6 का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो आप इधर उधर की बुक्स अगर फॉलो करने लगे तो आप फंस जाएंगे। और मॉड्यूल 6 के अगर फास्टनर से रिलेटेड या फिर फेरस नॉन फेरस आप स्टडी करते हैं और टिटरसन की कुछ चैप्टर्स आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हो जाती हैं ये सब मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए। और कैप की कुछ टॉपिक्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में तो आप लोग के पास 2 या 3 अवेलेबल होगी मॉड्यूल देने के लिए। ओके, कोई नहीं, आप जो आपको देना है ना वही आप, जो आपको देना है ना अभी आपके जो सेमेस्टर में चल रहा है आप वही पढ़ेंगे ना। जिसका रिटन एग्जाम हो जाएगा आप पूछिए। हाँ, मॉडल अगर आप B1.1 के हैं तो काफ़ी टॉपिक्स आपके मॉडल 6 के मॉडल 7 से इंटरकनेक्ट हैं, वो तरह से सेम ही है एक तरह से, ओके। लेवल में कुछ आपको 1-2 पॉइंट का अंतर डिफरेंस मिल जाएगा लेवल में, बट इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मॉडल 6 को क्लियर करेंगे तो मॉडल 7 की भी प्रिपरेशन आप साथ में लेके चलें। आपके लिए जबकि ये दोनों डिफिकल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाता है, लेकिन ये बात हो जाती है ना कि आपको मॉडल 6 में जो भी पढ़ना था वो सारे टॉपिक्स मॉडल 7 में भी आपको मिल जाते हैं। तो फिर हम 7 के लिए फिर उतना प्रिपरेशन क्यों करेंगे? समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ, हाँ, तो प्रोसेसिंग में है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आई थिंक आ जाए। फर्स्ट मॉडल में फर्स्ट अटेम्प्ट आप चाहते हैं। अगर आपकी सी आर फाइनल हो जाती है तो आप सी आर को क्लियर कीजिए। हाँ, तो सी आर को आपको क्लियर करना चाहिए। आई थिंक मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो भी जितने भी लड़के यहाँ पे हैं सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप सी आर को क्लियर कीजिए। सी आर आपके लिए, सी आर जो भी है वो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास सी आर, क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर आपके पास एरोडायनेमिक्स हो जाती है, क्योंकि एरोडायनेमिक्स आपका ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, ह्यूमन फैक्टर भी आपका ब्रॉड सिलेबस नहीं है, ओके। मॉडल, सो आपके मतलब आपके 2 या 3 कवर हो रहे हैं ना फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है कि मॉड्यूल 10 कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो सेकेंड सेम में जब आपका कंप्लीट होगा तभी तो आप दे पाएंगे उसे।
जो आपका कवर हो गया है उस पर फोकस कीजिए, तो आप 9-8 पे फॉलो कीजिए। बट मैं ये उनको कहूँगा जो जिन बच्चों का मॉड्यूल 10 कवर हो चुका है वो मॉड्यूल 10 को क्लियर करें। वो आपके लिए मस्ट हो जाती है। जब भी आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं या फिर अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं लोग कि हाँ आपके पास कौन से मॉड्यूल है। तो अगर मान लीजिए हमें हमारे पास 2 सीटें हैं और 2 बच्चे भी हमें दोनों के रिज्यूमी अच्छी लग रही है, तो वो उसी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिसके पास मॉड्यूल 10 हो। जिसके पास मॉड्यूल 10 नहीं होगी उसे वो शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। बाई चांस अगर वो आंख बंद करके ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। बट प्रेफरेंस मॉड्यूल 10 वाले बच्चों को दी जाती है, क्योंकि उसमें क्या है आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो ये समझते हैं, जो भी जो मैनेजर या फिर जो शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो ये एचआर जो भी होता है वो ये समझता है कि इसको फिर पता क्या है, जब अपने एविएशन के बारे में इसको पता ना होगा तो, या फिर इसने क्लियर नहीं किया है मतलब कि इसको पता नहीं है एविएशन के बारे में, या फिर अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की चीज़ें इसे पता नहीं है। सो आपके लिए मस्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपका मॉड्यूल 10 कवर होता है आपके सेमेस्टर में, तो आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप पहले मॉड्यूल 10 को कवर करें। या ये आपके लिए मस्ट होती है। वो आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना। और 145 को आपके नॉलेज पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। 145 CRM यही तो मस्ट होता है आपके लिए। CIR 21 से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे नहीं जाते हैं। CR 145 जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन किस मॉड्यूल से पूछे जाते हैं? मॉड्यूल 6 फास्टनर्स आपसे पूछे जाते हैं। मस्ट पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फास्टनर्स होता है और कुछ नहीं। सबसे बेस्ट आपका टॉपिक यही है, फास्टनर्स, कोरोजन एंड जो आपका CR 145 और आपका जो CARM है। यही आपके इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए काफ़ी होता है। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आप एवियोनिक्स के हैं तो आपसे कुछ इलेक्ट्रिकल और जो आपका मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज आपके CR 145 से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, जो कि एकदम मस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, हम हम तो यूपी से ही हैं, जो कि अभी लखनऊ में स्टडी कर रहे हैं एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। मेरा नाम आरिफ है। ओके, आप कहाँ से हैं? तो आप शायद आई थिंक आप पटना में ही स्टडी कर रहे होंगे। ओ, बैंगलोर से स्टडी कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा शिप से हैं। तो B1.1 कैटेगरी के हैं क्या आप? हाँ, B1.1 कैटेगरी के हैं। ओके, सो मैं जो आपको बताया, आप सबको जो भी हैं यहाँ पे वो इस पे फॉलो करें कि हाँ वो मॉड्यूल 10 को अपना कवर करना चाहें। अगर उनको लगता है कि नहीं सर मैं एक मॉड्यूल, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि ये मॉड्यूल 10 को दूंगा तो उसमें ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इससे अच्छा मैं 2 छोटे छोटे मॉड्यूल क्लियर कर लूँगा। तो क्या फ़ायदा है 2 छोटे मॉड्यूल क्लियर करने से? मॉड्यूल 8 ईजी है, वो आप तो कभी निकाल लेंगे। मॉड्यूल 9 वो तो आप कभी निकाल लेंगे। बट जो प्रेजेंट टाइम में आपका टॉपिक चल रहा है तो मॉड्यूल 10 जो कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, वो आप सोच रहे हैं कि नहीं हम बाद में निकालेंगे, तो फिर आपके लिए बर्डन होगा। क्योंकि और भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको टाइम लगेंगे। जैसे आपका 15 है, 17 है, इसमें तो आपको टाइम लगेगा ना। हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर तो और बर्डन होगा ना। तो अब मॉड्यूल 10 तो फिर आप पूरा भूल जाएंगे ना, और इस टाइम तो आप पढ़े रहेंगे ना मॉड्यूल 10। तो इस तो इसलिए आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आप पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, तो आप आसानी से क्लियर करेंगे। अ, नहीं, मॉड्यूल 10 में ATA नंबर नहीं पूछता है, ये तो नहीं है इसमें। ATA आपका 15 या 17 में हो सकता है। ओके, बोलिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा DGCA का देखिए कोई मस्ट नहीं होता है। ओके, हाँ ये चीज़ें होती हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट CA फॉर्म आपको इससे पूछे जाते ही हैं, 2 या 3 CA फॉर्म आ जाते हैं। कभी किसी में 2 CA फॉर्म आते हैं, कभी में 1 आते हैं, कभी में आते ही नहीं है। तो ये हम कह नहीं सकते ना कि CA फॉर्म आना है कि नहीं आना है, मस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। अगर हम पैट ATA नंबर्स आपको आपके ATA नंबर्स 145 में दिए हैं तो हाँ वो मॉड्यूल 7 में है, 145 में भी है, तो वो पूछ सकता है ATA नंबर। कभी किसी में आता है, कभी किसी में नहीं आता है। देखिए पता है क्यों मैं ये कह देता हूँ कि मस्ट नहीं होता है कभी कभी?
क्या होता है ना, हम इसको मॉडल 10 के लिए ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉपिक है ना वो ब्रॉड है एक तो,